नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कितनी भी बातें विकास की कर ली जाएं, अपने नेताओं के निर्णयों की अलग अलग पार्टियां व्याख्या कर लें, कितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन चुनाव के मूल फैक्टर जो सालों से काम करता आ रहा है चुनाव में, वो है जातिगत समीकरण। बीजेपी के लिए कुछ सीटों में ये मसला चुनौती बनेगा, ऐसी संभावना लग रही। जीत हार का निर्णय भी कमोबेश यही करेगा। सबसे पहले बात गुना की कर लेते हैं। पिछला चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को, या यूं कहें कि महल की सियासत को एक पायदान नीचे घसीट लाया था, उसकी वजह था यादव फैक्टर। सिंधिया की तुलना में हर तरह से कमतर केपी यादव ने उन्हें शिकस्त दी। वक्त बदला, दोनों एक ही दल में आ गए, लेकिन इस बार फिर सिंधिया के सामने यादव उम्मीदवार राव यादवेंद्र सिंह हैं, जिनके पिता देशराज सिंह हालांकि सिंधिया से जीत तो नहीं पाए, लेकिन बेटे टक्कर दे रहे हैं। ये झलका आज जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस इलाके में यादव समाज के सम्मेलन में गए ही इसलिए ताकि यादव फैक्टर को कमजोर किया जा सके। कमोबेश यही बात भोपाल में कायस्थ वोटर के लिहाज से लागू होती है। भले ही आलोक शर्मा की तुलना में अरुण श्रीवास्तव कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन भोपाल सीट में भी कायस्थ वोट निर्णायक होता है। मंडला और छिंदवाड़ा भी जातिगत और इलाकाई आधार पर बीजेपी के लिए चुनौती तो है। तब जब बीजेपी पूरी 29 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही हो, तब यह मसला और ज्यादा रोचक हो जाता है। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि क्या जातिगत आधार पर वाकई वोटर बंट जाता है? क्या दल से पहले, नेता से पहले वोटर को अपना सजाती उम्मीदवार पहले दिखता है? क्या यह भी चुनाव में जीत हार की बड़ी वजह बनता है? बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। कितनी भी बातें विकास की, पार्टी की विचारधारा की, नेता की मजबूती की, उनकी छवि की हो जाएं, लेकिन चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर आज भी काम करता है वो है जातिगत समीकरण। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना लोकसभा के ईसागढ़ में आयोजित यादव समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। कारण वही यादव फैक्टर जिसने पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ताकतवर नेता के सामने सामान्य परिचय वाले केपी यादव को जिता दिया। गुना सीट के कुछ इलाके यादव बहुल हैं और सिंधिया जानते हैं कि वहां की मुश्किल दूर करनी है तो यादव समाज के सबसे बड़े चेहरे डॉक्टर मोहन यादव की सभा वहां करानी ही होगी। डॉक्टर यादव ने अपनी सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धियों की तो बात की, साथ ही समाज के लोगों के योगदान का उल्लेख करना भी नहीं भूले। ये चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते हैं। अगर आपके माध्यम से इस वंश से पैदा हुआ तो आशीर्वाद भाजपा के माध्यम से मिला, तो इस फैले हुए कीचड़ में ये कमल खिला है जिसके माध्यम से मोदी जी की सरकार बनी और हमको मौका मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से आप सब सहमत हैं कि आने वाले समय में मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनना चाहिए। मसला सिर्फ गुना का नहीं है। बीजेपी को छिंदवाड़ा, विदिशा, भोपाल और मंडला सीट में भी समीकरण बैठाने की जरूरत तेज महसूस हो रही है। पहले बात विदिशा की करें तो शिवराज सिंह चौहान वहां बेहद मजबूत हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को दावेदार बनाकर मुकाबले को दिलचस्प तो कर ही दिया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को ढहाना भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। मंडला आदिवासी बहुल सीट है और ओमकार मरकाम फग्गन सिंह कुलस्ते को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। भोपाल भी दिलचस्प इस मायने में है कि यहाँ कायस्थ समाज का वोटर तकरीबन 2 लाख है। सुशील चंद्र वर्मा से लेकर आलोक संजर तक को इसी समाज ने जीत दिलाई। इस बार कांग्रेस ने इसी समाज के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव को मौका दिया है। हालांकि वह बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के मुकाबले कमजोर तो हैं, लेकिन जातिगत समीकरण यदि हावी रहा तो टक्कर बढ़िया दे सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि भोपाल में कायस्थ समाज से दिया गया प्रत्याशी कभी हारा नहीं है। अरुण श्रीवास्तव जी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और वो अच्छे वोटों से जीतेंगे, चाहे आपका विदिशा हो, चाहे आपका गुना हो। यहाँ हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत ज़बरदस्त टक्कर में है और मैं समझता हूँ चुनाव जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी बार बार छिंदवाड़ा खेलती जा रही है। मैं समझता हूँ ये नैरेटिव सेट करने का एक उनका तरीका हो सकता है। मध्य प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस तकरीबन 14-15 सीटों पर विजय हासिल करके ये दिखा देगी हम में था दम, इसलिए हम चुनाव जीते हैं। क्योंकि जुटा है इंडिया, लड़ेगा इंडिया और जीतेगा भी इंडिया। राजनीतिक दल जानते हैं कि चुनाव चाहे जो भी हो, पहले वोटर अपनी जाति का समीकरण देखता है, फिर पार्टी देखता है, फिर उनके बड़े नेताओं की कुंडली देखता है और उसके बाद वोट करता है। कई बार इसी वजह से सिर्फ समाज का होने के कारण ही किसी छोटे नेता की भी बड़ी लॉटरी लग जाती है। इस बार का चुनाव
क्या इस समीकरण पर ही केंद्रित रहेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं शशिकांत शुक्ला, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शशिकांत जी का। दूसरे मेहमान हैं पवन पटेल, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं। पवन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान बेहद खास, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमेश शर्मा। रमेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे शशिकांत शुक्ला जी से। शुक्ला जी, ये चुनाव यादव बंधुओं का चुनाव है। डॉक्टर मोहन यादव ने जाके गुना शिवपुरी में कहा, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां यादव हैं। इसके मायने क्या? शशिकांत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, बिल्कुल आ रही, बोलिए। हाँ, थोड़ा वीडियो कैप हो गया, आवाज आ रही थी, मैं बात। जी हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, इसमें समाज का प्रश्न ही है। समाज और जातिवाद तुष्टीकरण पहले धार्मिक तुष्टीकरण कांग्रेस ने किया, और उसके बाद आज कांग्रेस के नेता जगह जगह रैलियों में जातिवाद की बात कर रहे हैं कि इस जाति के समाज के कितने लोग हैं। राहुल गांधी बात देख रहे हैं, तो कांग्रेस का उतारू भी जातिवाद पे। भारतीय जनता पार्टी समानता के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हम सर्व समाज को लेकर के चलते हैं, और सारे समाज का उत्थान हो और सभी समाजों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी बात कही है, तो इस संदर्भ में कही होगी कि ये जो राहुल गांधी जो बातें करते हैं कि पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज को क्या सहभागिता दी जा रही है, क्या दिया जा रहा है, और कितने नेता हैं, कहाँ के डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पिछड़ों को मौका देती है, ये अगले समाज से भी प्रतिनिधित्व देती है, ये अनुसूचित समाज से भी, आदिवासी समाज से भी मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये जो इससे रहते हुए यादव समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और इस प्रतिनिधित्व देने की बात को उन्होंने अपने बीच में रखा है, जनता के बीच में। लेकिन हम समानता और समाजवाद के आधार पर राजनीति करते हैं, हम जातिवाद की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम देश में कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कामों को सारे लोग देख रहे हैं, और सारे देशों में सराहना हो रही है। बड़े बड़े विदेश के प्रधानमंत्री उनके सम्मान में झुक के उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये स्थिति हमने हिंदुस्तान के सम्मान की बनाई हुई है। ये विकास जो हमने देश में करके दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो दृष्टिकोण रखा है, तो उसकी सार्वभौमिकता स्वीकारता हुई है, तो देश में भी है और विदेश में भी है। मैं भी विकास के काम गिनाना चालू करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लिहाजा मैं आपसे संक्षिप्त में कह रहा हूँ कि चारों तरफ जो विकास हिंदुस्तान में है, हम उस विकास को लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम जातिवाद और समाजवाद की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सिंधिया जी पूर्व में कांग्रेस में थे, कांग्रेस विकास के नाम पर 70 साल पर बैठ के सत्ता में कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने ये बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट 20 साल की सरकार ने, 18 साल की सरकार ने बता दिया कि विकास क्या होता है, कैसे सड़कें, बिजली, पानी मुहैया कराई जाती, कैसे किसानों का उत्थान, कैसे महिलाओं का उत्थान, कैसे रिजर्वेशन, कैसे शौचालय, कैसे मकान, और कैसे सब ये व्यवस्थाएं दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, किसान को सम्मान राशि दी जाती है। सुनिए, एक 25 सेकेंड हो, तो इन बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पास एक सशक्त प्लेटफॉर्म है। और सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे, ये कोई भी बात नहीं थी, माइनस में थे, इसलिए शायद उन्हें उस समय हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सिंधिया जी ने, शशिकांत जी वक्त बहुत है अपने पास, आऊंगा मैं एक बार दूसरे मेहमान को इन कर लेता हूं, पवन जी इन करता हूं। पवन जी, यही बिल्कुल ठीक सेम डायलॉग मुझे लगता है कि आपने सुना होगा, जो उनके भाषण का अंश है, फिर सुना देता हूं। ये चुनाव यादव बंधुओं का चुनाव है, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, जहां श्री कृष्ण है वहां यादव है। तो ये केपी यादव जी ने पिछली बार जो सिंधिया जी को परास्त किया था, बीजेपी में थे तब वो, अब आपकी तरफ से यादव हैं। कैसे परिभाषित करते हैं आप डॉक्टर मोहन यादव के बयान को? जी देखिए, मोहन यादव जी के बयान को अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शुक्ला जी ने बोला, वो इस सेंस में बोला होगा, उनका सेंटेंस सुनिए। वो हमेशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से इसी चीज में पहचानी जाती है कि वो अपने सत्ता में बने रहने के लिए धर्म की राजनीति करेगी, जाति की राजनीति करेगी। ये जग जाहिर हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। अगर इतने काम, अब इनसे आपने पूछा उनके काम, मोहन जी के बयान को, तो राहुल गांधी जी का भी नाम ले लिया, इंदिरा गांधी जी का भी नाम ले लिया, मोदी जी के कामों को गिना ही नहीं पा रहे, तो हम गिना देते हैं मोदी जी के काम को, क्योंकि इनके पास काम कुछ नहीं। अगर काम होता, विजन होता, तो जातीय समीकरण पे इनको नहीं जाना होता, सिर्फ विकास के मुद्दे पर जाते। लेकिन ये अब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जनता जो है, इस प्रदेश और देश की जनता मोदी जी को अच्छी तरह समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह समझ चुकी है। मोदी जी के कामों को गिनाने की बात करती, मैं बोलता हूँ जिन मोदी जी ने जिन कामों को, 10 कामों को, 10 गारंटियों, 10 झूठी गारंटियों को सबसे ज्यादा प्रचारित किया, उनको पूरा किया हो तो बता दीजिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है, यहाँ युवाओं के साथ
2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया झूठा, और फिर व्यापम का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। किसानों के साथ अन्नदाता का आय दुगनी करने की बात की, उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया, 100 दिन में काला धन लाने की बात की। अनेकों ऐसे काम किए हैं जिन कामों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पुराने कामों की बात नहीं करता, नए नए पैकेज में नए नए घोषणा लेकर के आ रहा है। इनको अच्छी तरह से पता है कि 400 पार का जुमला इनका जुमला ही साबित होगा, इसलिए तोड़ फोड़ कर रहे। रोज कांग्रेस के लोगों को किसी तरह से दबाव डाल के ईडी सीआईडी का पेट्रोल बॉन्ड का देखिए क्या हालत थी। आप किस तरह फिल्मी स्टाइल से हो रही वसूली कि पहले कंपनी के ऊपर छापा मारो, फिर आज कितने करोड़ आ गए छापा छोड़ दो। अच्छा, सबसे बुरा आदमी है उसको लिया। ठीक है पवन जी, पहले सवाल में आपको बहुत वक्त दिया, माफ कीजिए। तीसरे मेहमान को इन करूंगा, रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, सिंधिया जी क्या दूध के जले हुए हैं जो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं? पिछली बार का चुनाव उन्हें एक केपी यादव ने ही हराया था, इस बार जो यादव समाज का सम्मेलन वहां पर आज हुआ उसे आप कैसे देखते हैं रमेश शर्मा जी? देखिए, मोटे तौर पर पिछली बार सिंधिया जी जो हारे थे उसमें यादव फैक्टर का उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था जितना कहीं ना कहीं मोदी लहर का योगदान था। तो कुल मिलाकर के उस तरीके से वो हार गए। यादव समाज का आज जो सम्मेलन हुआ है, इस तरह के सम्मेलन जातिगत सम्मेलन हमेशा होते रहे हैं और उसमें राजनेता जाते रहे हैं और हर राजनेता अपनी बात कहता है। ये तो चूंकि चुनाव है तो उस सम्मेलन में चूंकि सीएम गए हैं तो दूसरी पार्टी के लोग संभवतः नहीं होंगे और हो भी सकते हैं। आमतौर पर भोपाल में जितने भी जातिगत सम्मेलन होते हैं उसमें दोनों पार्टियों के लोग जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सुरेश पचौरी जी कांग्रेस में चले गए हैं, इससे पहले जब भी ब्राह्मण समाज के सम्मेलन हुए हैं उसमें सुरेश पचौरी जी भी गए हैं, आलोक शर्मा जी भी गए हैं और सारे ब्राह्मण अपना गोपाल भार्गव जी भी गए हैं। तो एक मंच पर बराबर ये लोग बैठे हैं। तो ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं। लेकिन जहां तक प्रवीण जी, मेरा अपना अनुमान है जातिगत प्रभाव मुश्किल से 15 से 20% पड़ता है, इससे ज्यादा जाति का प्रभाव नहीं पड़ता। समाज जीवन में अब जाति को कोई स्थान बचा नहीं। आदमी जाता है, कोई किसी से जाति नहीं पूछता। ये केवल मीडिया में, राजनीति में और सरकार के दफ्तर में जाति रह गई है। कौन बाजार में पूछता है कि भैया किस होटल में कौन जात के हो? सब्जी खरीदने में, फल खरीदने में, दूध खरीदने में, पानी पीने में कोई किसी से जाति नहीं पूछता। सब जीवन अपने ढंग से चल रहा है। राजनीति में भी ये एकदम से बदलाव आया है। आप अगर देखेंगे तो एक समय था कि जाति को लेकर के हर आदमी विरुद्ध था। गांधी जी विरुद्ध थे, नेहरू जी विरुद्ध थे, सरदार पटेल विरुद्ध थे, लोहिया जी विरुद्ध थे, अंबेडकर विरुद्ध थे, इंदिरा जी विरुद्ध थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विरुद्ध थे, सारे लोग विरुद्ध थे। कांग्रेस का तो नारा ही था कि हाथ जात पर ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। हाँ। अब जो देखो वो जाति की बात कर रहा है, एक जना जाति की बात कर रहा है तो काउंटर करने के लिए दूसरा भी जाति की बात करेगा। तो ये जो है ये चल रहा है, ये केवल मीडिया में है। मेरा अपना अनुभव है कि 20% से ज्यादा इस जातिगत समीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वोटिंग में। ठीक है, एक बार फिर से शशिकांत जी को इन करते हैं। शशिकांत जी, आपके इलाके की बात कर लेते हैं। आपके मतलब अभी आप जहां बैठे हैं जबलपुर महाकौशल की बात कर लेते हैं। मंडला और छिंदवाड़ा 2 सीटें भी तो आपको बड़ी मुश्किल सी ऐसी लग रही हैं, ऐसी खबरें आ रही भाई छिंदवाड़ा में कल हम देख ही रहे हैं लगातार पूरी सरकार वहां थी, पूरा संगठन वहां था। एक दीपक सक्सेना जी पे डोरे डालने के लिए उनके घर भी गए। मंडला में भी कहा जा रहा है कि ओमकार जो है वो फग्गन सिंह कुलस्ते को बड़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं, दोनों ही सजाती हैं। आपकी टिप्पणी शशिकांत जी? देखिए, जहाँ तक मंडला लोकसभा का सवाल है तो मरकाम जी निश्चित रूप से कंटिन्यू वहाँ 4 बार एमएलए हैं, मिनिस्टर भी रहे। लेकिन इस बार आपने खबर और सुनी होगी कि डिंडोरी का लगभग 70% कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के भाजपा में शामिल हो गया और भी पूरा संगठन 70% से ज्यादा बल्कि 90% मैं कह रहा हूँ। 90% को मैं 70 कह रहा हूँ कि कहीं आप ये कहें कि अतिशक्ति वाली बात हो रही। तो 70-80% कांग्रेस की जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करने के लिए, समाज की सेवा के लिए सर्कल को धोकर के राम जन्मभूमि में कहीं ना कहीं प्राथमिकता भी नहीं गए, आज पूरे भाजपा में शामिल थे। अब जो लीड मेंटेन करते थे ओंकार मरकाम डिंडोरी विधानसभा के, इस बार डिंडोरी विधानसभा की लीड मिलने वाली है। उल्टा भारतीय पार्टी की तगड़ी बनेगी। पिछली बार से ज्यादा लहर केवल डिंडोरी विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। अब रहा अन्य विधानसभाओं तो अब मंडला विधानसभा ऑलरेडी लीड करते हैं, हम कोटेगांव विधानसभा से लीड करते हैं, अन्य विधानसभा से लीड करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम इस बार इतना तगड़ा रहा है और मध्य प्रदेश में जो लहर दिखी है, तो सेंट्रल में जो लहर दिखने वाली है वो जब आप देखेंगे तो मंडला लोकसभा भले विधानसभा फग्गन सिंह की हार गए निवास के कारण से,
लेकिन लोकसभा में फग्गन सिंह जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। अच्छी तगड़ी लीड के साथ हम लोकसभा जीतेंगे। छिंदवाड़ा की बात, तो छिंदवाड़ा में देखिए पहले लाख 1.5 लाख 2-2 लाख से चुनाव जीतते थे आपके कमलनाथ जी, लेकिन वो सारी लीड घट करके 30,000 के आसपास आ गई है। अब इससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि वहां की जनता अब कमलनाथ जी के पक्ष में नहीं है, नकुलनाथ जी के पक्ष में नहीं है। और ये 30,000 की लीड हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का काम, नीता तो लहर जो लोकप्रियता बढ़ी है, निश्चित रूप से इस बार हम इस 30,000 की लीड को समाप्त करके 29 सीटें जीतेंगे। पवन जी बहुत उम्मीद मत रखिएगा आप मंडला से भी और छिंदवाड़ा से भी, ये कहना है शशिकांत जी का। नहीं देखिए, शशिकांत जी का भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान 2 स्टार्ट है। प्लान 1 तो फेल हो चुका है। जो डेवलपमेंट, झूठे सपने, जादूगरी और गारंटी की बात हुई थी, वो प्लान फेल हो चुका है। अब इनका प्लान 2 काम कर रहा है, जो डर करके चाहे ईडी, सीआईडी केस, मुकदमे का धमकी दे करके कांग्रेस के लोगों को तोड़ रहे हैं। अभी इन्होंने खुद बोला कि जीत का दम इसलिए भर रहे हैं कि 70% कांग्रेसी, 80% कांग्रेसियों को शामिल करा लिया। अगर इनमें दम है तो अपनी जीत, अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियों के कारण बोलते कि हमने किसी को शामिल नहीं किया और हमने देखो जीत गए। ये वही कहावत है जैसे मोदी जी कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन सारी कंपनी बेच दूंगा। मैं कांग्रेस विहीन भारत बनाऊंगा, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा बनती जा रही है। तो इनके कथनी और करनी को देखिएगा, जब ये भांडा फूटेगा ना, अभी मुश्किल से 1 या 2% कांग्रेसियों को जिनको इन्होंने शामिल कराया है, चाहे दबाव में, चाहे लालच में, उन लोगों की आइडेंटिटी है, बाकी सबकी आइडेंटिटी खो चुकी है। ये देखिए कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है। ये संभाल नहीं पाएंगे, ना मोदी जी की जादूगरी संभाल पाएगी, ना उनकी गारंटी संभाल पाएगी। आज जो तुरंत में जो दिख रहा है, क्योंकि इवेंट बनाने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है, आंकड़ों की बाजीगरी में इनको कोई हरा नहीं सकता है। तो ये आज पेपरों के विज्ञापन के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से ये ऐसा हरा दिखाएंगे तो पूछने को नहीं, लेकिन जब आदमी एक्चुअल में पेट्रोल डलाएगा तब उसको पता पड़ेगा कि मोदी की झूठी गारंटी थी। जब युवा बेरोजगार, तीसरे मेहमान को करूंगा, माफ कीजिए रमेश शर्मा जी की बात बहुत देर से नहीं किया पहुंची, मोटी मोटी आपकी सारी बातें ले ली। रमेश जी को इन करते, रमेश जी इन्हीं 2 जगह की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। उनके एक्ट से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। छिंदवाड़ा जैसे कल पूरी सरकार वहां थी, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, दोनों ताकतवर मंत्री भी थे। एक दीपक सक्सेना जी के घर चले गए, वो जो पूर्व मंत्री हैं, मतलब माने वैसे अभी हम देखें तो उतना बड़ा कद नहीं, लेकिन गए। मंडला भी चूंकि फग्गन सिंह कुलस्ते से चुनाव हार गए, ओमकार मरकाम थोड़े ताकतवर दिख रहे हैं। ये भी, इन दोनों सीटों पर आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मोटे तौर पर प्रवीण जी, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सावधानी और उसकी सक्रियता पर परिणाम निर्भर करेगा। कांग्रेस का वोट यहाँ पर लगभग फिक्स है, मंडला में भी फिक्स है और छिंदवाड़ा में भी फिक्स है। अब उस वोट के काउंटर में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ा दिया तो मान करके चलिए कि उसका उनको लाभ मिलेगा। एक भाजपा को जो अतिरिक्त इस बार खतरा मुझे दिख रहा है, चिंता की बात दिख रही है, पिछली बार 2018 और 19 में जो अंतर आ रहा था वो मोदी जी के चेहरे और मोदी फैक्टर का अंतर आ रहा था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में मोदी जी के जो उनके पास वीटो था या तुरुप का इक्का था, उसका उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया तो अब उनके पास 2024 में एक नया मुद्दा लेकर आना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात, निचले स्तर पर मीडिया में चाहे कुछ भी हो, लेकिन निचले स्तर पर भाजपा से जो खबरें आती हैं, कांग्रेस से बड़ी संख्या में जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उन दोनों कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बिठा करके उनको मतदान के प्रतिशत पर वो किस प्रकार प्रेरित करते हैं। इस वक्त भाजपा में भी ज़्यादातर काम जो है वो एजेंसियां कर रही हैं। कार्यकर्ता को इवन पोस्टर चिपकाने तक का और नारे लिखने तक का तो काम इन्होंने किसी को दे दिया। तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ता को किस प्रकार सक्रिय करके मतदान के प्रतिशत पर आपको लगाना है, छिंदवाड़ा और मंडला का मतदान प्रतिशत पर निर्भर करेगा उसका परिणाम। महत्वपूर्ण बात कही। शशिकांत शुक्ला जी के पास जाएंगे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं रमेश शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि आपने ठीक है शामिल करा लिया, लेकिन उनकी ड्यूटी क्या होगी? मैं इस बात से जरूर सहमत हूं आपके कि भाई डिंडोरी जिलाध्यक्ष के घर ईडी नहीं गई होगी, आईटी नहीं गई होगी, वो तो ठीक है अपनी मर्जी से आ गए और बाकी की टीम आ गई, लेकिन उनकी भूमिका क्या होगी? नंबर 1 और नंबर 2, जो फिक्स वोट बैंक है उस इलाके में, ट्राइबल खास तौर पर, वो आपको चैलेंजिंग नहीं लगता क्या शशिकांत जी? देखिए, जो ट्राइबल क्लास का फिक्स वोट आते हैं तो ट्राइबल क्लास से तो फग्गन सिंह जी भी आते हैं,
उनका भी फिक्स वोट है और अभी तक लगातार जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास भी वोट बैंक है, उनका समर्थन भी है, जनता उनको समर्थन करती है, इसलिए लगातार 5वीं 6वीं बार लोकसभा में जीत करके सेंट्रल मिनिस्टर है। तो यदि आप कहते हैं कि उनके पास फिक्स वोट है, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का समर्थन, भगत सिंह जी के कार्यों का, उनके आचार व्यवहार का, उनकी गंभीरता का, उनके व्यक्तित्व का समर्थन मंडला लोकसभा की जनता करती है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ फिक्स खड़ा हुआ है, तो लोकसभा में उनको वोट देगा और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। तो इसलिए वोट बैंक कहीं फिक्स वाली बात नहीं है। और अब तो जब कांग्रेस के कट्टर कार्यकर्ता टूट टूट के राष्ट्रवाद के लिए हमारी पार्टी में हजारों की संख्या में आ गए, लाखों की संख्या में, तो वोट देने वाले तो जब विकास देखेंगे तो वो कहीं कमिट नहीं, नहीं नए होते। मेहमानों की भूमिका क्या रहेगी सर? जल्दी से फिर पवन जी के पास जाएंगे। नए मेहमान जो आए उनको क्या रोल फिक्स कर रहे हैं? निश्चित रूप से नए मेहमान राष्ट्रवाद के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए काम करने आए हैं और समाज में खड़े हुए अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का उदय हो, अंत्योदय हो, इसके लिए इस संकल्प के साथ काम करने आए और यही संकल्प उनको सिखाया जाएगा, ये दिया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दायित्व का निर्वहन कर रहा है, वो सारे दायित्व का निर्वहन हमारे नए मेहमान भी करेंगे। ठीक वो है। हमारे परिवार के सदस्य पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, एक आपके साथ संकट जो है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कई बार डिबेट में मैंने दोहराई भी है ये बात कि भाई 34.5% पिछले लोकसभा चुनाव में आपका वोट बैंक था, 40% इस बार विधानसभा में वोट बैंक था, मतलब एक फिक्स वोटर है आपको जो वोट करता है, लेकिन चैनलाइज नहीं कर पाते हो आप लोग, वो सीटों में तब्दील नहीं होता। आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, सीटों में तब्दील होना ना होना, कई सारी चीजें क्या होती है, हम लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोग का यही संविधान को बचाने के हिसाब से उस टाइप से हम लोग काम कर, हम लोग इनके जैसा इवेंट प्रदर्शित नहीं कर पाते। छोटी से छोटी चीज को इतना बड़ा करके दिखा देते कि आदमी जब तक उस विज्ञापन को देखता है, जब तक उस इवेंट में जीता है, तब तक उसको हकीकत से रूबरू नहीं हो पाता। मोदी जी की जादूगरी की पट्टी लग जाती है। मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति आज समझने पर मजबूर, हर व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा हो चुका है। छोटी छोटी चीजों में उनके लक्ष्य नहीं रह गया। अब हर व्यक्ति जान रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगली बार आई तो संविधान की क्या हालत होगी। हर व्यक्ति जान रहा है कि अगर 2014 से मोदी जी को करना हो तो तब तक कर डालते। अब ये 300 पार 400 पार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको तानाशाही का भूत चढ़ चुका है। अगर इनको डेवलपमेंट करता, विकास करना होता तो इनका विश्वास लोकतंत्र में होता। तो ये बोलते हमें एक स्वस्थ विपक्ष चाहिए, ये नहीं बोलते कि हमें तानाशाही पूरी की पूरी सीटें चाहिए, 29 की 29 सीटें चाहिए। अरे भाई, तो वो एनजीओ थोड़ी है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी, जीतने के लिए तो लड़ेंगे ना वो। मैं तो पूछ रहा हूं कि आप चैनलाइज क्यों नहीं कर पाते हो अपने वोट बैंक को? नहीं, देखिए, हम चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। हमारी अगर कुछ कमियां रहे होगी, हमारी अभी मीटिंग्स हुई हैं, शीर्ष नेतृत्व तो उसमें काम कर रहा है। हम कई सारी चीजों को बहुत दिखा नहीं पाते, हम अपने कामों को नहीं गिना पाते, कहीं कहीं पर हमारी कमियां हैं, बहुत बड़े विज्ञापन नहीं दे पाते। उन चीज को हम ग्राउंड लेवल तक आगे समय में लेकर के जाएंगे। और अब जनता हमारे साथ है। जनता ने राहुल गांधी जी की यात्रा में देखा जिस तरह जनता ने उनका समर्थन किया। अब लोग अब सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बतौलेबाजी से हमें उबना है। अभी इनके मंत्री जी का आपने अभी भाषण देखा होगा, उन्होंने बोला है कि भाजपा कार्यकर्ता तुम कितने साल से? बोले 20 साल से। बोले तुमको क्या मिला? बोले कुछ नहीं मिला। तो बोलते भी 4-5 दिन बाद कांग्रेसी आए, तुमको क्या मिलेगा? चुपचाप बैठ जाओ। तो इनकी कथनी और करनी ठीक है। रमेश शर्मा जी को करता हूं, सप्लीमेंट्री ले लिया, आपसे ज्यादा वक्त गया। रमेश शर्मा साहब, ये जो बात कही जाती है, भले ही ये जुमले में हो, लेकिन कि भाई भोपाल में कायस्थ हारते नहीं है, श्रीवास्तव जी की भूमिका कैसे देखते हैं आप? हालांकि आलोक शर्मा की तुलना में हम अगर ऐसे भी आकलन करें निष्पक्ष, तो ज़्यादा ताकतवर आलोक शर्मा दिखते हैं। देखिए, मोटे तौर पर जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर कायस्थ समाज जो है, अगर समाज का बहुमत देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका समर्थन भाजपा के साथ है। मोटे तौर पर 10 या 20% ही वोट का फर्क पड़ेगा भोपाल में कायस्थों को, या विदिशा में ब्राह्मणों को, या यादवों का गुना में। बाकी कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे देश में राष्ट्र और संस्कृति की जो हवा है, मतदान का प्रतिशत उसी तरफ जाएगा। वो वोट इसलिए तभी कम हो पाएगा अगर मतदान का प्रतिशत नीचे गिर जाता है। उसके लिए कौन क्या रणनीति कर रहा है? कांग्रेस को सबसे पहले तो एक बात ये सोचना चाहिए, ये समय कांग्रेस के आत्मचिंतन का है। दूसरे पर आक्षेप लगा करके आपकी गलतियां नहीं ढकेंगी। आखिर वो गलतियां क्या हैं जिसके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकमात्र पार्टी थी, समझते आप चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करके अपनी कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तब कांग्रेस उसमें आगे बढ़ेगी। और भाजपा को मतदान का प्रतिशत ध्यान रख के रखना पड़ेगा। ये जो एक समूह आया है, ये वाक्य सबसे पहले मैंने ही कहा था कि अगर आपने कांग्रेस युक्त मुक्त भारत कहा तो भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भाजपा के कार्यकर्ताओं में दिख रही हैं। जो भाजपा का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, ये 1936 या 34 के आसपास की बात है। अंबेडकर जी संघ की शाखा में गए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कितने वंचित वर्ग के लोग हैं,
तो उन्होंने सरनेम नहीं बताते थे। ये उनकी कल्चर था कि जिसमें जैसे शशिकांत जी अगर हैं तो शशिकांत ही नाम होगा, शुक्ला सरनेम नहीं लिया जाएगा। लेकिन बावजूद उसके अब अगर जाति की उनको राजनीति करना पड़ रही है तो कहीं ना कहीं परिस्थिति का प्रभाव है। इस परिस्थिति के प्रभाव से लेकर के अपने सिद्धांत सगर उन्हें आप सगर बताते हैं कि मैं ओबीसी हूं या मैं सवर्ण हूं या मैं एससी हूं या एसटी हूं, निश्चित रूप से ये बिल्कुल बातें नहीं कही जाती थी। तो अब लेकिन अब ये सारी बातें हो रही हैं, तो लेकिन इसका जन सामान्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना। राष्ट्र संस्कृति का कुछ भी हो इस वक्त वातावरण बना हुआ है, वो मतदाता है वही निर्णायक होगा और वही फैसला करेगा लोकसभा। शशिकांत जी को एक बार इन कर लेते हैं। शशिकांत जी, ये इस तरह का ध्वनित हो रहा है पैनल के डिस्कशन में कि आप उतने ताकतवर नहीं हो, लेकिन विपक्ष चूंकि कमजोर है उसका माइलेज मिल रहा है, यानी लो स्कोरिंग मैच खेल रहे हैं आप क्रिकेट की भाषा में, आप बड़ा स्कोर नहीं दे रहे हो विपक्ष को। देखिए दुबे जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के विकास के काम ताकतवर न होते, यदि हमने मध्य प्रदेश में इन 20 सालों में जो क्रांति मध्य प्रदेश विकास की, सड़कें, बिजली, पानी, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो शौचालय, मकान, आयुष्मान योजना, ये योजना, उज्ज्वला योजना, जो करोड़ों करोड़ की संख्या में जो दिए हैं गरीबों को, विकास का काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का काम, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेशों में हमारे आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई हो रहे हैं, देश सुदृढ़ीकरण हो रहा है, फॉरेन करेंसी रिकॉर्ड तोड़ भारत के अंदर है, ये सारे काम यदि हमने 1 मिनट करके न दिए होते तो ये विपक्ष कमजोर कैसे होता। विपक्ष के प्रति दृष्टिकोण। शशिकांत जी माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता, मैं जाता पवन जी के पास, लेकिन वक्त ही इजाजत नहीं देता, मुझे मजबूरी में यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह की बात रमेश शर्मा ही कह रहे हैं, और संभवतः ये हो कि लोग वोट डालने से पहले शायद जाति ना देखें, शायद नेता देखें, उसके काम देखें, उसकी पार्टी को देखें कि उसने अब तक किया क्या है। यदि ये होगा तो बड़ी आदर्श स्थिति होगी। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हमको नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।